नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है। हरियाणा सरकार ने आज 7 नवंबर को बड़ी घोषणा की है। 5 बड़ी घोषणाएं की हैं जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इन 5 घोषणाओं के, आप लोगों को जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है सरकार की तरफ से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025 में राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। योजना की पहली किस्त 1 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई है, जिसे लगभग 20,500 महिलाओं को लाभ मिला है। इसमें 5,22,000 से ज्यादा महिलाओं को ये पैसे भेजे गए हैं। अगर लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपए की राशि आपके अकाउंट में नहीं आई है तो पहले सेवा पोर्टल या मोबाइल ऐप से आवेदन का स्टेटस चेक करें। यदि आवेदन स्वीकृत है पर राशि नहीं मिली तो नजदीकी सीएससी सेंटर या सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में शिकायत दर्ज करें और ई-केवाईसी की स्थिति जरूर जांच लें। अपने आवेदन का स्टेटस कैसे देखें? ऐप या सेवा पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन स्थिति देखें। स्थिति होगी स्वीकृत यानी एक्सेप्ट, लंबित, पेंडिंग या अस्वीकृत, रिजेक्टेड। ऑफलाइन आवेदन करने वालों को केंद्र से मिलने वाली रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि भविष्य में ट्रैक किया जा सके। वर्तमान में नवंबर 2025 में इस योजना का आधिकारिक पोर्टल विकासाधीन है। हालांकि आवेदन की स्थिति और लाभार्थी सूची की जानकारी सेवा पोर्टल यानी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। इस जिले में 20,500 महिलाओं को लाभ मिला है और पूरे हरियाणा में 5,22,000 से भी ज्यादा महिलाओं को लाभ दिया गया है। यदि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो हो सकता है कि आपने अपनी राशि अपडेट ना की हो या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो, आपने स्टेटस चेक नहीं किया हो, क्योंकि लाखों महिलाओं के पैसे आ गए हैं। आज भी पैसे आए हैं, कल भी पैसे आए थे, 6 नवंबर को भी पैसे आए थे, 5 को भी आए थे, 4 को भी आए थे और 1 नवंबर को डाले गए थे। जो पैसे पहली किस्त उसमें बहुत कम महिलाओं को शुरुआत के 2-3 दिन में पैसे मिले थे, लेकिन 4, 5, 6, 7 को वो सारी महिलाओं के खातों में पैसे आ गए हैं। तो आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिए, बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए, आपके भी पैसे आ गए होंगे। यदि नहीं आए होंगे तो आप अपना स्टेटस जरूर चेक करवा लीजिए। हो सकता है कि आपका स्टेटस है या तो अपडेट नहीं है यानी राशि अपडेट नहीं है, या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या पेंडिंग दिखा रहा है, या कोई अन्य प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है। तभी कारण हो सकता है कि आपके पैसे नहीं आए हों। तो अपडेट करवा लीजिए अपनी ऐप को। और ये पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है सिरसा जिले में 2 दिन पहले हुई तेज बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान गांव गदराना और आसपास के क्षेत्रों में हुआ है, यानी गदराना, जहां लगभग 300 एकड़ में लगी सरसों की फसल प्रभावित हुई है। कृषि विभाग ने फसल नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और अधिकारियों की विशेष टीम गठित कर प्रभावित गांव में भेजी जा रही है। कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया कि विभाग की रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे उच्च अधिकारियों और सरकार को भेजा जाएगा ताकि किसानों को मुआवजा दिलाया जा सके। वहीं जिले में अभी लगभग 45% धान की कटाई बाकी है और किसान इस बार फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर अधिक जागरूक नजर आ रहे हैं। तो ये दूसरी बड़ी अपडेट आई थी सिरसा जिले के लिए। जल्दी आपको मुआवजा दिया जाएगा, जिसकी भी सरसों की जो फसल है शुरुआती खत्म हो चुकी है बारिश के कारण या ओलावृष्टि के कारण। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है पानीपत शहर से। पानीपत में शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोडवेज की ई बसें यानी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी में है सरकार। डिपो को इसके लिए 15 नई एसी ई बसें मिल गई हैं। 5 अभी आनी है। फिलहाल शहर की सड़कों पर केवल 5
ई बसें चल रही हैं। नई बसों का शुभारंभ जल्द ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। इसके बाद यात्रियों के लिए सफर आसान हो जाएगा। पानीपत में रोडवेज के जीएम विक्रम कंबोज ने बताया कि योजना के तहत कुल 50 ई बसें पानीपत को मिलनी है। फिलहाल 20 बसें आ चुकी हैं और बाकी बसें जल्द ही डिपो में पहुंचेगी। ये सभी बसें एसी बसें होने वाली हैं और एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अधिकारियों ने कहा कि एक बस मात्र 1 घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाती है। बता दें कि ई बसें पानीपत शहर के साथ साथ बापोली, इसराना, मतलोडा, समालखा, बबेल, सिवा, दीवाना, बिजोल, उगराखीरी, कुटानी, चंदौली, सफीदो, करनाल, बापोल, टोल प्लाजा और आसपास के क्षेत्रों तक संचालित की जाएगी। इससे हजारों लोगों को सुगम, सस्ती और प्रदूषण मुक्त यात्रा सुविधा मिलेगी। ई बस के प्रवेश कुमार ने बताया कि ई बस की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। बसों में यात्रियों के बैठने के लिए आरामदायक सीटें, स्वचालित अलार्म प्रणाली और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रत्येक स्टेशन पर यात्रियों को उतरने और चढ़ने की जानकारी ऑडियो अलर्ट से दी जाएगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। पानीपत के लोगों के लिए अब गांव में भी ई बसें चलाई जाएंगी ताकि यात्रियों को और भी सुविधा हो सके। वही चौथी अपडेट में 2 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता टेस्ला को राज्य में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है। यानी हरियाणा में टेस्ला आ सकती है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उनकी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार टेस्ला के प्रतिनिधियों को हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति की एक प्रति भी भेंट की और इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य इस क्षेत्र में तेजी से अग्रणी के रूप में उभर रहा है। सैनी ने कहा कि हरियाणा में टेस्ला विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने से न केवल कंपनी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होगी बल्कि टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहन भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती और सुलभ भी हो जाएंगे। बता दें कि भारत का पहला एकीकृत टेस्ला सेंटर 27 नवंबर को गुरुग्राम में शुरू किया जाना है। यह सेंटर एक ही परिसर में एक्सपीरियंस सेंटर, डिलीवरी हब, सर्विस स्टेशन, ऑफिस स्पेस और सुपर चार्जिंग स्टेशन जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। सीएम ने कहा कि अगर टेस्ला हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करती है तो इससे न केवल राज्य में औद्योगिक और तकनीकी विकास को गति मिलेगी बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं को टेस्ला की गाड़ियां ज्यादा किफायती दामों पर उपलब्ध हो सकेंगी। तो ये चौथी अपडेट में बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है फरीदाबाद से। फरीदाबाद की राहुल कॉलोनी में नगर निगम ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की तैयारियां शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उस जमीन को खाली कराने के लिए की जा रही है जहां सरकार ड्रामा सेंटर बनाना चाहती है। निगम ने बिजली विभाग को पत्र लिखकर इलाके के बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही पानी के कनेक्शन भी बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राहुल कॉलोनी में फिलहाल करीब 15,000 लोग रहते हैं। निगम की यहां लगभग 16 एकड़ जमीन है। अप्रैल माह में इस कॉलोनी को हटाने की योजना बनाई गई थी लेकिन राजनीतिक दखल के चलते कार्रवाई टल गई। प्रशासन के अनुसार फरीदाबाद में ड्रामा सेंटर न होने के कारण गंभीर मरीजों को दिल्ली रेफर करना पड़ता है जिसे कई बार रास्ते में ही जान चली जाती है। निगम अधिकारियों का कहना है कि ड्रामा सेंटर निर्माण के लिए जमीन खाली कराना जरूरी है। संयुक्त आयुक्त जितेंद्र जोशी ने पुष्टि की तोड़फोड़ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है और जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी फरीदाबाद से। पांचवी अपडेट में 2 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर आई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी नौकरियों के नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो प्रमोशन में आरक्षण सिर्फ सरकारी आदेशों या अदालती फैसलों के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस संदीप मौदगिल ने यह भी कहा कि इस तरह से दिए गए प्रमोशन नियमों के खिलाफ है, इसलिए सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के पदों पर पहले की तारीख से प्रमोशन देने का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कुछ नियम तय किए हैं। यह फैसला उस मामले में आया है जिसे याचिकाकर्ताओं को प्रमोशन से वंचित कर दिया गया जबकि उनके कनिष्ठों को आरक्षण का लाभ दिया गया। अदालत के समक्ष उनका पक्ष यह था कि वह कार्रवाई मनमानी, अवैध और राज्य स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक ढांचे के विपरीत थी।
वहीं याचिकाओं को स्वीकार करते हुए जस्टिस मौदगिल ने कहा कि संविधान विशेषाधिकार का चार्टर नहीं है बल्कि न्याय का ढांचा है। वंचित वर्गों की सुरक्षा एक स्थायी संवैधानिक आदेश है, फिर भी इसे समानता और दक्षता के व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप वैध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। संवैधानिक नैतिकता के संरक्षण के रूप में न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक वर्ग के उत्थान के प्रयास में राज्य अनजाने में दूसरे वर्ग को अलग थलग न कर दे। न्याय को न्याय संगत होने के लिए सभी के प्रति निष्पक्ष रहना होगा। तो पहली बड़ी अपडेट आई थी पांचवी अपडेट में दूसरी और आखिरी खबर आई है। हरियाणा प्रदेश में दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थाओं, व्यक्तियों, अधिकारियों, कर्मचारियों से लेकर औद्योगिक व्यावसायिक संस्थानों को भी सरकार सम्मानित करने वाली है। इसके लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां और पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग की तरफ से 20 नवंबर की रात तक आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को भी पत्र भेजा है। तो ये बड़ी खबर आई है सरकार की तरफ से। दिव्यांगों के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले 20 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन, पुरस्कृत किए जाएंगे। अगर दिव्यांगों के लिए किया है काम तो सरकार देगी आपको इनाम। तो ये बड़ा ऐलान किया है सरकार ने। दिव्यांगों के लिए जिन्होंने उत्कृष्ट काम किए हैं उनको इनाम देने को लेकर सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। 20 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।